Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोल्ड वॉर के टॉपिक के बिना जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर यानी कि जो शीत युद्ध है वह क्या था, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो कोल्ड वॉर के समय हुए और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा क्या है। यहाँ पे जो 3 ये टॉपिक्स मैं कवर करवाने वाली हूँ, इन टॉपिक्स को पढ़ने के साथ ही आपका क्या जो कोल्ड वॉर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसके अलावा आपको कोल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एग्ज़ाम में कोल्ड वॉर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो कोल्ड वॉर है वो क्या था। ठीक है। द कोल्ड वॉर वॉज अ पीरियड ऑफ geopolitical tensions and ideological conflicts between the United States and the Soviet Union. स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि सोवियत यूनियन क्या है। आप सभी आज जिसे रशिया कहते हैं वो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था और यूनाइटेड स्टेट्स आपको पता ही है। कोल्ड वॉर उस समय की बात है जब क्या चल रहा था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यानी कि असली का कोई झगड़ा नहीं हो रहा था इन दोनों के बीच में, बट इट वॉज अ टाइप ऑफ टेंशन जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन दोनों के बीच में चल रही थी अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एलाइज की कि एलाइज क्या थे इनके। कुछ देखो, आधे जो देश थे ना आपके यूरोप और अमेरिका के, आधे देश जो थे वो किसके साथ जुड़ गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जुड़ गए थे। जो देश वेस्ट में थे वो जुड़ गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और जो देश ईस्ट में थे वो जुड़ गए थे आपके सोवियत यूनियन के साथ। ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए थे जिनको यहाँ पे एलाइज कहा जाता है फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर 2। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो 1945 में ख़त्म हो गया था। अगर हम बात करें कोल्ड वॉर की, तो कोल्ड वॉर का समय क्या है, उसका जो टाइमलाइन है वो क्या है, वो है 1947 से 1991 तक। अनलाइक ट्रेडिशनल वॉर्स, यहाँ पे ट्रेडिशनल वॉर्स कौन से वॉर्स को कहा गया है, वो सारे वॉर्स जो आपके ट्रेडिशनल वे में होते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं, हथियार चलाते हैं, गोले बारूद फेंकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकते हैं। उसकी तरह नहीं था ये। ठीक है। इट वॉज डिफरेंट। इसके अंदर किसी भी प्रकार का मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन नहीं हुआ वाइड स्केल पे, यानी कि एक बड़े पैमाने पे जो मिलिट्री है उसको इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं किया गया, बिकॉज इट वॉज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट था। कौन सी दो विचारधाराएं थी, एक थी समाजवादी विचारधारा और एक थी आपकी पूंजीवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि जब जो सरकार है वो सारे काम जनता की भलाई के लिए करती है, और देश के अंदर जो मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर चलती हैं, और सरकार क्या करती है कि जो गरीब और अमीर हैं उनके बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास करती है समाजवाद के अंदर। वहीं अगर हम बात करें पूंजीवाद की, तो पूंजीवाद में क्या होता है कि जो पूंजीपति होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनका शासन चलता है। समाजवाद जो है इसका सपोर्ट आपका सोवियत यूनियन कर रहा था, और जो आपका अमेरिका है वो किसका सपोर्ट कर रहा था, वो कर रहा था पूंजीवाद का सपोर्ट। इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन. Instead, it was characterized by a state of political and military tensions, propaganda, espionage and proxy wars in different parts of the world. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास एक ऑप्शन था कि या तो वो सोवियत के गुट में शामिल हो जाए या फिर किस में शामिल हो जाए, अमेरिका के गुट में शामिल हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो भारत है वो ना तो सोवियत गुट में शामिल हुआ और ना ही अमेरिका के गुट में शामिल हुआ, और भारत ने अपनी गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी।
गुट निरपेक्षता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज यहाँ पर अभी जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें कवर करने में ही वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लें। ठीक है। सो शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच और उनके जो भी सहयोगी हैं उनके साथ भू राजनीतिक तनाव और वैचारिक संघर्ष की एक अवधि थी। यह लगभग 1947 से 1991 तक चला। पारंपरिक युद्धों के विपरीत शीत युद्ध में व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष शामिल नहीं था। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष नहीं था। इसके बजाय यह राजनीतिक और सैन्य तनाव, प्रचार, जासूसी, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रॉक्सी युद्धों की स्थिति से चिन्हित था। उसके बाद हम बात करेंगे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की। सो स्टूडेंट्स, जो कोल्ड वॉर है इट वाज प्राइमरीली अ क्लैश बिटवीन 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजीज, जो मैंने आपको बताया, आपका कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद जिसका सपोर्ट आपका यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था, एंड दूसरा आपका कम्युनिज्म यानी कि समाजवाद जिसको आपका सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। ईच साइड सॉट टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस। इनका मेन मोटिव ये था कि इनकी जो विचारधारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों के द्वारा अपनाई जाए। जो सोवियत यूनियन है वह क्या चाहता था, वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं वो कम्युनिज्म को अपनाए, साम्यवाद को अपनाए। ठीक है, और अमेरिका क्या चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश पूंजीवाद को अपनाए। तो यह एक तरह का उनमें संघर्ष था। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें चल रही थी आर्म्स रेस। आर्म रेस का मतलब क्या होता है, हथियारों की होड़ करना, यानी कि वो एक दूसरे पे हथियार तो नहीं फेंक रहे थे लेकिन अपने पास जो हथियार हैं उनको जमा कर रहे थे। A significant aspects of Cold War was the arms race, particularly the development and stockpiling of nuclear weapons. अब यहाँ पे अमेरिका को भी पता था कि जो सोवियत संघ है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सोवियत संघ को ये भी पता था कि भाई अमेरिका के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इट वाज लाइक अ आर्म्स रेस। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे थे मिलिट्री की टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के अंदर, ताकि वो अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ा सकें। सो दोनों महाशक्तियों ने सैन्य प्रौद्योगिकी और रक्षा में भारी निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु शस्त्रागार का अभूतपूर्व संचय हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉक्सी वॉर्स की। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्या डायरेक्ट उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, द कोल्ड वॉर सॉ न्यूमरस प्रॉक्सी वॉर्स, छोटे छोटे वॉर्स हुए, वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन सपोर्टेड अपोजिंग साइड। सपोज किसी 2 पार्टीज के बीच में युद्ध हो जाता है तो एक पार्टी को आपका अमेरिका सपोर्ट कर रहा था तो दूसरी पार्टी को सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था। दे आर सपोर्टिंग अपोजिट साइड्स। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका कोरियन वॉर आएगा, वियतनाम वॉर आएगा और सोवियत अफगान वॉर आएगा। सो प्रॉक्सी युद्ध में क्या होता है, प्रत्यक्ष संघर्ष की बजाय शीत युद्ध के ने कई प्रॉक्सी युद्ध देखे जहां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने दुनिया भर में संघर्षों में विपरीत पक्षों का समर्थन किया। ठीक है, जो अपोजिट्स थे उनका समर्थन किया। उल्लेखनीय उदाहरणों में कोरिया युद्ध, वियतनाम युद्ध और सोवियत अफगान युद्ध जो हैं वे शामिल हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि जो कोल्ड वॉर है उसका एंड हुआ था 1991 में, और कैसे हुआ उसका एंड। स्टूडेंट, सोवियत यूनियन जो है उसका विघटन हो गया, वो डिसॉल्व हो गया, जो भी उसके सदस्य देश थे वो उससे अलग हो गए और उसके अंदर इकोनॉमिक स्ट्रगल चलने लग गया। ठीक है, इस तरह से कोल्ड वॉर का अंत हुआ। सो शीत युद्ध का अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। इसके अंत की ओर ले जाने वाले कारकों में सोवियत संघ में आर्थिक संघर्ष, राजनीतिक सुधारों की इच्छा और पूर्वी यूरोपीय देशों द्वारा स्वतंत्रता की बढ़ती मांग थी। क्यों इसका अंत हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो सोवियत संघ है इसके अंदर जो आपका यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है उसके पूर्व के जो देश हैं वो शामिल थे। अब जो भी देश इसमें जुड़े हुए थे वो किस चीज़ की मांग करने लग गए, वो मांग करने लग गए स्वतंत्रता की, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया और आपका जो कोल्ड वॉर है इसका
एंड हो गया। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये जाना कि कोल्ड वॉर क्या था, इसमें कौन सी दो आइडियोलॉजीज थी और इसका अंत कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो हुए कोल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, सो द कोल्ड वॉर स्पैनिंग फ्रॉम द लेट 1940s टू द अर्ली 1990s वॉज मार्क्ड बाय न्यूमरस सिग्निफिकेंट इवेंट्स। कई सारे इवेंट्स हुए, ठीक है, कई सारी घटनाएं हुई जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्लिन ब्लॉकेड एंड एयरलिफ्ट के बारे में। The Soviet Union blocked all ground routes to West Berlin in an attempt to force the Allies out of the city. जो बर्लिन है उसका जो वेस्ट की तरफ जाने वाले रूट थे, सारे रूट्स को बंद कर दिया गया था। इन रिस्पॉन्स द वेस्टर्न एलाइज ऑर्गेनाइज द बर्लिन एयरलिफ्ट सप्लाइंग द सिटी बाय एयर। फिर वो लोग क्या कर रहे थे, वेस्ट वाले, वो जो सप्लाईज हैं वो सिटी को मतलब हेलीकॉप्टर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहे थे। आपको बर्लिन की दीवार के बारे में भी पता होगा। तो क्या होता है कि वो दो हिस्सों में बट गया था। एक था उसका ईस्ट का हिस्सा जो सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन के अंदर, और एक था वेस्ट का जो अमेरिका की तरफ था। ठीक है, तो ये बर्लिन ब्लॉकेड की बात है कि सोवियत संघ ने उसके सारे के सारे जो वेस्ट की तरफ जाने के रास्ते थे उन्हें ब्लॉक कर दिया था। सोवियत संघ ने मित्र देशों को शहर से बाहर निकालने के प्रयास में पश्चिम बर्लिन के सभी जमीनी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने क्या किया, बर्लिन एयरलिफ्ट कर दिया। किसने, अमेरिका ने। उसके बाद हम बात करेंगे कोरियन वॉर की। अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन नॉर्थ कोरिया सपोर्टेड बाय सोवियत यूनियन एंड चाइना एंड साउथ कोरिया सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया जो है उसको सपोर्ट कर रहा था आपका सोवियत यूनियन और चाइना। क्यों कर रहा था, बिकॉज सोवियत यूनियन और चाइना दोनों के दोनों ही कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, साम्यवाद को फॉलो करते हैं चाइना भी, तो इसलिए वो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे और साउथ कोरिया को आपका यूनाइटेड स्टेट्स यानी जो आपका अमेरिका है और वेस्ट के जो नेशंस हैं वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कोरियन वॉर में हमने क्या देखा कि जो सोवियत यूनियन है और यूनाइटेड स्टेट्स है, दे आर सपोर्टिंग अपोजिट पार्टीज। ठीक है, यह उत्तर कोरिया जिसे सोवियत संघ और चीन का समर्थन था और दक्षिण कोरिया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का समर्थन था के बीच एक प्रॉक्सी युद्ध था। युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ और कोरिया 38वें समांतर पर विभाजित रहा। आपको क्यूबन मिसाइल संकट के बारे में पता होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, सो a tense 13-day standoff between United States and Soviet Union over the presence of Soviet nuclear missiles in the Cuba। जो आपका सोवियत यूनियन है वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को उसने कहाँ जमा लिया, क्यूबा के अंदर जमा लिया। 13 दिनों तक वहाँ पर एक तरह का संघर्ष चलता रहा। ठीक है, द क्राइसिस ब्रॉट द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। ऐसा लगने लगा कि लग रहा है कि वापस से दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, लेकिन बाद में ये सॉल्व हो गया। कैसे, जब आपके सोवियत यूनियन ने क्या कहा कि भाई मैं क्यूबा से हटा लूँगा अपनी मिसाइल्स को, यूएस तू प्लीज़ वहाँ पे इन्वेड मत कर, क्योंकि वरना क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी दोनों के बीच में। क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलों की उपस्थिति पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 13 दिन का तनावपूर्ण गतिरोध चला। संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला दिया, लेकिन सोवियत संघ के मिसाइल हटाने पर सहमत होने और अमेरिका द्वारा क्यूबा पर हमला न करने के वादे के बाद इसे हल किया गया। क्यूबा मिसाइल संकट एग्जाम में पूछा जाता है। कब हुआ था स्टूडेंट्स, ये हुआ था 1962 को। ठीक है, जो शीत युद्ध का टॉपिक है वो हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो सोवियत यूनियन, अमेरिका, शीत युद्ध, ये सब तो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वियतनाम वॉर की। अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिस्ट फोर्सेस इन नॉर्थ वियतनाम सपोर्टेड बाय द सोवियत यूनियन एंड चाइना एंड द गवर्नमेंट ऑफ साउथ वियतनाम सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे आप बात करेंगे वियतनाम की, जिसमें आप बात करेंगे नॉर्थ और साउथ की। जो उसका नॉर्थ वाला पोर्शन है जहाँ पे कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, ठीक है, जो आपके कम्युनिज्म को सपोर्ट करती थी, साम्यवाद को सपोर्ट करती थी,
वो लोग थे, और उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइडेड था किसका? सोवियत यूनियन का और चाइना का सपोर्ट प्रोवाइडेड था। और वो लोग किसके साथ लड़ाई कर रहे थे? साउथ वियतनाम के द्वारा, जिसको सपोर्ट प्रोवाइड था किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का। यानी कि सरकार, जो सरकार थी वियतनाम की, जो गवर्नमेंट थी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड था यूनाइटेड स्टेट का। ठीक है। द वॉर एंडेड विद द फॉल ऑफ साइगन एंड द यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम अंडर कम्युनिस्ट कंट्रोल। तो जो वियतनाम है वहाँ पे साम्यवादी शासन आ गया, तब जाके जो ये वॉर है ये समाप्त हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेस रेस की। जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर एक तरह का अंतरिक्ष में जाने की होड़ भी मची हुई थी। A competition between the United States and the Soviet Union to achieve significant milestone in space exploration. स्पेस को एक्सप्लोर कर लो जिससे जितना किया जा रहा है, उनके बीच में एक तरह की होड़ थी। उस टाइम पे क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन है उसने स्पुतनिक नाम की जो वो मिसाइल है वो लॉन्च की थी, सॉरी सैटेलाइट, ठीक है, इन 1957। एंड यूएस ने कर दिया अपोलो 11 मिशन, ठीक है, जिसने कि पहले ह्यूमन को मून पे पहुंचाया इन द ईयर 1969। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ईयर्स हैं जो आपको याद करने हैं। सारे ईयर्स तो वैसे भी याद करना पॉसिबल नहीं होता। सो अंतरिक्ष की दौड़ में हम क्या लिखेंगे कि अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा थी। प्रमुख घटनाओं में 1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक का सोवियत प्रक्षेपण और 1969 में चांद पे पहले मानव को उतारने वाला अमेरिकी अपोलो 11 मिशन शामिल है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हर किसी को नहीं पता होता, हर कोई अपने आंसर में इसको इंक्लूड नहीं करता। सो अगर आप कभी भी शीत युद्ध का आंसर लिखेंगे तो ये ज़रूर आपको इंक्लूड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एमपीएस जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेग स्प्रिंग की। सो अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। अब आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन है वो अपने यहाँ पे रिफॉर्म्स करने लगा, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, अपने देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए, क्योंकि साम्यवाद के द्वारा वो अच्छे से चला ही नहीं पा रहा था, तो उसको बार बार रिफॉर्म्स करने पड़ रहे थे, बार बार नए नए कानून लेके आने पड़ रहे थे, जिन्हें हम प्राग वसंत कहते हैं। चेकोस्लोवाकिया के अंदर वो लेकर आया, वॉर्सो पैक्ट लेकर आया। द इवेंट हाईलाइटेड द लिमिट्स ऑफ ऑटोनमी विद इन द ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटेंट की। स्टूडेंट्स, ये जो है ना डिटेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पीरियड ऑफ ईज्ड टेंशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स की, सॉल्ट किया और हेलसिंकी अकॉर्ड्स किए। इट वॉज एन अटैम्प्ट टू प्रिवेंट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव रिलेशंस। ये केवल एक तरह का ऐसा अटैम्प्ट था कि परमाणु जो संघर्ष है उसे रोका जा सके और इन दोनों के बीच जो संबंध हैं उनमें सुधार लेके आया जा सके, जिसे डिटेंट कहा जाता है। इसके अंदर आप हेलसिंकी अकॉर्ड्स की बात करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि हेलसिंकी अकॉर्ड्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, सोवियत अफगान वॉर। अभी मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहती हूँ कि इसके अंदर अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो कोल्ड वॉर के समय हुए थे। ठीक है, अ कॉन्फ्लिक्ट इन विच सोवियत फोर्सेस इंटरवीन्ड इन अफगानिस्तान। जो सोवियत की फोर्सेस हैं उन्होंने इंटरवीन किया कहाँ पे? अफगानिस्तान में। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जो है वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में जाने का क्या मतलब है, मुजाहिदीन फाइटर्स के साथ मिल जाना, उनके साथ झगड़ा हो जाना। ठीक है, सो द वॉर ड्रेन्ड सोवियत रिसोर्सेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट्स इवेंचुअल कोलैप्स। तो कहीं ना कहीं जो अफगान वॉर है उसने सोवियत यूनियन को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाई, उसको क्षति पहुंचाई, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, उसके सारे रिसोर्सेज ही खर्च हो गए वहाँ पे। ठीक है, सो एक संघर्ष जिसमें सोवियत सेना ने विद्रोही समूहों जिसमें अमेरिका और अन्य देशों द्वारा समर्थित मुजाहिदीन लड़ाके शामिल थे के खिलाफ साम्यवादी सरकार का समर्थन करने के लिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से उसके संसाधन समाप्त हो गए
और उसके पतन में कहीं ना कहीं इसने योगदान दिया। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। ये बहुत ही मेजर इवेंट है कोल्ड वॉर का, क्योंकि ये एक तरह का सिंबॉलिक एंड था, प्रतीकात्मक अंत था कि जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी यानी कि जो ईस्ट और वेस्ट हैं वो मिल गए हैं। अब कुछ भी क्या, इससे क्या मतलब है कि अब कम्युनिस्ट रिजाइम्स खत्म हो चुकी हैं ईस्टर्न यूरोप के अंदर, और जर्मनी का क्या हो चुका है, एकीकरण हो चुका है। जर्मनी का पुनर्मिलन का मार्ग जो है प्रशस्त हो चुका है। फिर आपका जो सोवियत यूनियन है वह डिसॉल्व हो गया, उसका कोलैप्स हो गया। द डिसोल्यूशन लीड टू द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत टेरिटरीज एंड द शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनामिक्स। सो सोवियत संघ का अंतिम पतन, जिसने शीत युद्ध का निर्णायक अंत किया, विघटन के पूर्व क्षेत्रों से स्वतंत्र गणराज्यों के उदय। अब क्या होगा कि जो भी लोग सोवियत यूनियन से अलग होंगे स्वतंत्र हो जाएंगे, अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है, जो है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा रेफर्स टू द पीरियड फॉलोइंग द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही कोल्ड वॉर का अंत हुआ उसे हमने क्या नाम दे दिया, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा नाम दे दिया। मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें कई सारे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं। अब कोल्ड वॉर खत्म हो गया ना, अब हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, 1990 के दशक के बाद की बात करेंगे अब हम, ठीक है। सो शीत युद्ध के बाद का युग शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की अवधि को संदर्भित करता है, जिसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों द्वारा चिन्हित किया गया है। इस युग की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में हुई, जिसमें सोवियत संघ का विघटन, संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पुनर्निर्माण शामिल है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर दो महाशक्तियां थी और एक खत्म हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही बचेगी। कौन बचा, संयुक्त राज्य अमेरिका बचा, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर में हम क्या बताएंगे कि जो सोवियत यूनियन है वो डिसॉल्व हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। और जो 15 रिपब्लिक कंट्रीज थी जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, उन्होंने अपने अपने आइडियोलॉजीज अपना ली, अपनी तरह से अपने देश का शासन वो करने लगे। बाइपोलर वर्ल्ड जो है उसका एंड हो गया, जो विश्व है वो द्विध्रुवीय हो गया था, ठीक है, उसकी समाप्ति हुई और नए स्टेट्स आए ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल एशिया के अंदर भी। उसके बाद जो नाटो है, कमेंट करके नाटो का फुल फॉर्म बताना मत भूलना, ठीक है। नाटो क्या है ज़रूर बताना उसका फुल फॉर्म, ये अमेरिका से रिलेटेड है। सो नाटो ने जो है अपना ग्रुप बनाया था और अब उसने अपनी मेंबरशिप बढ़ा दी। पहले जो नाटो है उसके अंदर केवल वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, वेस्ट की कंट्रीज थी, पर जैसे ही सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, ठीक है, वॉर्सो पैक्ट जो कि सोवियत यूनियन का ही पैक्ट था वो खत्म हो गया, तो नाटो ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, किधर, ईस्ट की तरफ, और जो ईस्ट के देश हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। दिस एक्सपेंशन वॉज सीन एज अ मूव टू प्रमोट स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी इन यूरोप बट ऑल्सो लीड टू टेंशंस विद रशिया। अब रशिया को गुस्सा आएगा, भाई क्यों घुस रहा है हमारी तरफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। आपको पता है कि इंडिया ने भी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया था, ठीक है। तो आपको पता है कि 1990 के बाद जिस तरह से वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे चेंजेस आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा अलग है। सो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर रैपिड इंक्रीज हुआ ग्लोबलाइजेशन में, कैरेक्टराइज्ड बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। देखो व्यापार बढ़ा, अलग अलग देशों के बीच में क्या हुआ, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में व्यापार बढ़ने लग गया, मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं वो आ गई, ग्लोबल जो मार्केट है वो इंटीग्रेट हो गया। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द एक्सपेंशन, और आपका जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक्सपेंड हो गया। सो शीत युद्ध के बाद के युग में वैश्वीकरण में तेजी से वृद्धि हुई, जिसे व्यापार की उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय निगमों के उदय और वैश्विक बाजारों के एकीकरण द्वारा चिन्हित किया गया है। इस अवधि में विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का विस्तार भी देखा गया। The end of the Cold War did not bring an end to conflict,
कोल्ड वॉर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा खत्म हो गया, एथनिक और रीजनल डिस्प्यूट्स तो रहेंगे ही, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन पीस कीपिंग। अब आपको पता है बाल्कन, रवांडा और मध्य पूर्व जैसे जो स्थान है वहाँ पे संघर्ष हुआ, ठीक है। उधर के जो संघर्ष हैं उनको सुलझाने का काम किसने किया? आपके यूनाइटेड नेशंस ने किया, और जो आपकी बाकी की इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उन्होंने किया। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम बात करेंगे राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन की, कि यूरोपियन यूनियन का राइज कैसे हुआ। क्योंकि देखो, जब आप पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की बात करोगे तो आप यूरोपियन यूनियन के राइज की बात करोगे, क्योंकि आपको पता है जो यूरोपियन यूनियन है उसको maastricht ट्रीटी के द्वारा स्थापित किया गया था, और यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यूरोप के देश हैं उसके अंदर, वो एक तरह का मेजर इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंटिटी जो है वह बन चुका है। इस वीडियो के बाद आप मेरे यूरोपियन यूनियन पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो चाहें तो आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। ईयू एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक इकाई बन गया जो क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा देता है। अब हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी क्रांति की। आपको पता है अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करने लग गए, मोबाइल कम्युनिकेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी ये सब भी आ गई है, और नई पावर्स का इमर्जेंस हो रहा है, जैसे कि इंडिया है, चाइना है, ऐसे देश जो हैं वो भी उभर के सामने आ रहे हैं जो कि एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जो वर्ल्ड है अब मल्टीपोलर बन चुका है, केवल एक महाशक्ति नहीं है अब दुनिया में, और भी देश हैं जो उन महाशक्तियों का मुकाबला कर पाने के सक्षम है। तो जो हमारा वर्ल्ड है वह क्या बन चुका है? बहुध्रुवीय बन चुका है, और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वह जारी है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो एलाइज हैं उन्होंने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। जब उनके ऊपर अटैक हुआ सितंबर 11 को, तो उन्होंने कहा कि अब तो एक भी आतंकवादी नहीं बचने का, ठीक है। जिससे अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुए, इराक में कॉन्फ्लिक्ट हुए, आपको पता है कि आतंकवाद वाले कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते ही रहते हैं वैसे भी। और पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्लाइमेट चेंज के बारे में जो अवेयरनेस जारी हुई, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हुए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सारे प्रोटोकॉल्स हुए जिसके द्वारा एनवायरनमेंट को बचाने का प्रयास किया गया। शीत युद्ध के बाद के युग ने वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती जागरूकता को भी चिन्हित किया। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय स्थिरता को चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एक तरह का डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है अब, और सोशल मीडिया जो है उसका दिन पे दिन प्रभाव जो है वह बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार ने संचार, सूचना प्रसार, सामाजिक बातचीत को बदल दिया। इस डिजिटल क्रांति ने राजनीतिक, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला, जिससे नई संभावनाएं और चुनौतियां उत्पन्न हुई। सो द proliferation of the internet and social media transformed communication, information dissemination and social interactions. This digital revolution impacted politics, culture and economy, creating new opportunities and challenges. सो स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पोस्ट कोल्ड वॉर, जो मतलब कोल्ड वॉर का टॉपिक है, वो कहाँ कहाँ आपका पूछा जाएगा। देखो, एक तो पूछा जाएगा आपका MPS 002 जो कि MA पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछा जाएगा। उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि उनको लॉन्ग वे में आने चाहिए आंसर्स, ठीक है। उनको लॉन्ग आंसर्स उनके एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे, इग्नू के एग्ज़ाम में। उसके अलावा जो आपके UGC नेट JRF के स्टूडेंट्स हैं, उनको इस टॉपिक का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे, जो मैंने व्हाट्सएप पे नंबर दे रखा है, ये वाला जो नंबर है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, 706 57 207 47। इस नंबर से आप मुझसे PDF मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। जब आपको ये PDF मिल जाएगा तो आप इसके अंदर से जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो लर्न कर लेना, जैसे कि कौन से ईयर में क्या हुआ, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके UGC नेट में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी तरह से किसी और टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। चाहे आप UPSC करना चाहते हैं,
चाहे आप यूजीसी नेट करना चाहते हैं या फिर आप इग्नू में इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर है वो देना चाहते हैं। उसके अलावा शीत युद्ध का टॉपिक और स्टूडेंट्स के भी काम आता है, ठीक है।